फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो स्कूल टीचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है। ये एग्ज़ाम 26 अगस्त 2023 को हुआ था सेकंड सिटिंग में, और इसमें हम फिजिक्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 होगा जिसमें क्वेश्चन नंबर 41 से 50 डिस्कस किए जाएंगे। मतलब टोटल फिजिक्स के 80 क्वेश्चन थे। एक्चुअली पूरे पेपर में देखा जाए तो जनरल स्टडी के 40 क्वेश्चन थे और जो 80 बचे हुए वो फिजिक्स के थे। टोटल क्वेश्चन थे 120। और इस क्वेश्चन पेपर में रॉन्ग आंसर के लिए नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/4। और टोटल टाइम था 2 घंटे का, मैक्सिमम मार्क्स थे 120। मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का था। जो भी फिजिक्स के 80 क्वेश्चंस हैं हम उसको हर एक पार्ट में 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट पार्ट। 41 क्वेश्चन है। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट क्वांटिटी, ये आपको गिवन है। मैक्सिमम एरर परसेंटेज एरर दे रखी है एबीसी में, तो अब बताना है कि मैक्सिमम परसेंटेज एरर वाई में कितनी होगी। देखो एनसीईआरटी की क्लास 11th में सेकंड चैप्टर में यही क्वेश्चन बहुत सारा, मतलब ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी, एग्जाम्पल में भी। इसमें सिंपली क्या करना होता है, जैसे y इक्वल टू है ए बी का स्क्वायर अपॉन में c की पावर 4। आपको निकालना मैक्सिमम परसेंटेज इन y, यानी कि डेल्टा y अपॉन y आपको निकालना, इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज के लिए। तो बस जितने भी है ना ए बी सी, उसको ऐसे लिख दो प्लस में, ठीक है। मतलब डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा बी अपॉन में बी, डेल्टा सी अपॉन सी। ध्यान रखना भले ही पावर नीचे हो या ऊपर है, सबके सामने क्या आएगा, प्लस आएगा। अब जितनी भी पावर है ना उससे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ए की तो पावर 1 है तो इसमें तो कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बी पर स्क्वायर है तो यहाँ पर 2 आगे आ जाएगा। सी पर पावर 4 है तो 4 आगे आ जाएगा। मतलब इन जनरल अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कोई क्वांटिटी y है जो x की पावर n पर डिपेंड कर रही है, तो जो डेल्टा y अपॉन y होगा वो हो जाएगा n डेल्टा x अपॉन में x। मतलब पावर आगे आ जाती है, ठीक है। और इंटू में 100 हम कर देंगे परसेंटेज के लिए। फिलहाल तो हमें परसेंटेज रिलेटिव एरर ही दी हुई है, तो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 की वैल्यू 1 है 2, इंटू में डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 की वैल्यू हमें गिवन है 2% प्लस 4, इंटू में डेल्टा सी अपॉन सी की वैल्यू कितनी गिवन है 3, तो यहाँ पर आएगा 3। सो 1 प्लस 2 2 4 प्लस 7 ये 12। सो टोटल इट विल बी इक्वल टू 17%, यानी कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42। व्हाट इज एन ऑसिलेटर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इफ द डैम्पिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। यानी कि अगर जो डैम्पिंग फोर्स है अगर वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, तो आपको पता होगा, जैसे यहाँ पर एक माइनस साइन भी आता है, एक कांस्टेंट हम लगा लेते हैं बी। तो ये क्वेश्चन में ये पूछ रहे थे कि जो बी है इसकी यूनिट क्या होगी। तो इसकी यूनिट जो भी होगी वो एफ अपॉन वी के इक्वल होगी। अब देखो फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स को आप मास इंटू एक्सेलरेशन भी लिख सकते हैं। तो मास की होती है किलोग्राम और एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसी वेलोसिटी की कितनी होती है, मीटर पर सेकंड। तो फोर्स का यूनिट लिख लेते हैं यहाँ पर किलोग्राम, मीटर सेकंड का स्क्वायर, और वेलोसिटी की मीटर s-1 आ जाएगा। देखो m से m कैंसिल गया, m से m कैंसिल हो गया। अब किलोग्राम ये s-1 होकर के ऊपर जाएगा, तो s-2 तो है ही, एक और आएगा तो +1 हो जाएगा, पावर ऊपर जाके प्लस हो जाएगी। तो ये हो जाएगी किलोग्राम s की पावर -1, या इसको इसी को आप किलोग्राम पर सेकंड भी लिख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किलोग्राम पर सेकंड। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। अब है क्वेश्चन नंबर 43। अब ये प्रोजेक्टाइल से क्वेश्चन है। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड u फ्रॉम द टॉप ऑफ प्लेन इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। मतलब कि मान लीजिए हमारे पास कोई प्लेन है इस तरह से। अब इसके टॉप से पार्टिकल को फेंका जा रहा है, तो जब इसको फेंकेंगे तो मान लो कहीं पर आकर के गिरेगा। अब जो इंक्लिनेशन एंगल है वो है थीटा। तो हमें निकालना द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू वेयर द पार्टिकल स्ट्राइक द प्लेन विल बी। मान लेते हैं कि पॉइंट ए है जहां से पार्टिकल को फेंका जा रहा है, और गिलेट बी पॉइंट पर आकर के गिरेगा। तो हमें ये सेपरेशन निकालना है ए बी कितना होगा, मतलब ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करना है। अब जब ये इस तरफ आ रहा है तो देखो इसने कुछ y एक्सिस में भी डिस्टेंस कवर किया, मतलब वर्टिकल डिस्टेंस भी कुछ इसने कवर किया, मैंने मान लिया y। और ये x एक्सिस में भी तो कुछ आ गया है, तो मैंने मान लिया वो डिस्टेंस है x। तो जो यहाँ पर AB होगा, AB का स्क्वायर, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो वो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। हमें तो AB निकालना, AB विल बी इक्वल टू हाउ मच,
एक्स स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर। तो मुझे एक्स और वाई फाइंड करने की जरूरत होगी ए बी निकालने के लिए। अब वो कैसे निकालेंगे, देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जैसे इस तरह का कैसे भी प्रोजेक्टाइल हो उसमें आप एक्स एक्सिस में कैलकुलेशन करो या वाई एक्सिस में कैलकुलेशन करो तो टाइम की वैल्यू सेम ही होती है। टाइम इज स्केलर क्वांटिटी, तो डिपेंड नहीं करेगा कि आप वर्टिकल कैलकुलेशन कर रहे हो या हॉरिजॉन्टल कैलकुलेशन कर रहे हो। तो अगर मैं मान लीजिए ये निकाल रहा हूँ कि x डिस्टेंस उसने कितने टाइम में कवर किया होगा, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो लेट उसकी जो इनिशियल स्पीड हमें गिवन भी है कितनी है, u इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ प्लेन। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इनिशियल स्पीड इंटू में टाइम t। ऐसे जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा, वर्टिकल डिस्टेंस मतलब y एक्सिस में, तो y एक्सिस में उस पर एक्सेलरेशन g के इक्वल होगा। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट में कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है तो हम इस इक्वेशन में यूज करते हैं v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2s। तो वर्टिकल डिस्टेंस मतलब मुझे निकालना है y कितना होगा, तो मैं इस वाली आइडेंटिटी का यूज कर लूंगा। y इक्वल टू, देखो इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस में 0 थी क्योंकि उस पार्टिकल को हम ऐसे फेंक रहे थे, तो 0 प्लस में 1/2 एक्सेलरेशन इंटू में t का स्क्वायर। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाफ g इंटू में t का स्क्वायर। अब x में भी t आ रहा है और y में भी t आ रहा है, और क्वेश्चन में आप देखो मतलब ऑप्शन में कहीं पर भी टाइम नहीं है, सो हमें टाइम को रिप्लेस करना पड़ेगा। अब वो कैसे रिप्लेस करेंगे, देखो अगर मैं यहाँ पर ये देखूँ यहाँ पर, तो ये एंगल भी तो थीटा होगा, जैसे ये एंगल थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो tan थीटा की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब कि y अपॉन x के। हमारे पास y की वैल्यू भी है और x की वैल्यू भी है, तो y इक्वल टू है 1/2 gt स्क्वायर और x की वैल्यू है ut। तो एक पावर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमें टाइम निकालना है यहाँ से tan थीटा के टर्म में। सो इट विल बी इक्वल टू, देखो 2 जाएगा tan थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2u tan थीटा अपॉन में g इक्वल टू क्या आ गया, टाइम। तो हमने टाइम फाइंड कर लिया है। तो अब मैं टाइम की वैल्यू जब पुट करूंगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, u इंटू में टाइम कितना है, तो टाइम की वैल्यू मैंने रखी 2u tan थीटा अपॉन में g, तो u इंटू यू स्क्वायर, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2u का स्क्वायर tan थीटा अपॉन में g। ऐसे ही y की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, टाइम tan थीटा के टर्म में आएगी 1/2 g इंटू टी की स्क्वायर करना होगा, तो यहाँ पर 2 to the 4 आएगा, तो 4 u का स्क्वायर अपॉन में g का भी तो स्क्वायर होगा इंटू में tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो ये होगा g का स्क्वायर। अब g से तो g कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें मिलेगा, देखो 4 से 2 को करें तो यहाँ पर 2 आएगा, तो 2 u का स्क्वायर tan थीटा अपॉन में g, और यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा भी। अब देखो दोनों में फर्क क्या है, यहाँ पर 2u स्क्वायर अपॉन में g tan थीटा और यहाँ पर 2u स्क्वायर अपॉन में g tan स्क्वायर थीटा। अब हम a भी निकालेंगे, सो ए बी में दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ए बी विल बी इक्वल टू रूट एक्स की वैल्यू कितनी है 2u का स्क्वायर tan थीटा अपॉन में g का होल स्क्वायर, प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 2u का स्क्वायर अपॉन में g इंटू में tan स्क्वायर थीटा। अगर आप ध्यान से देखो तो 2u स्क्वायर अपॉन g का स्क्वायर यहाँ पर है, 2u स्क्वायर अपॉन g का स्क्वायर यहाँ पर है, तो उसको हम कॉमन लेकर के रूट से बाहर निकालेंगे तो हमें मिलेगा 2u स्क्वायर अपॉन में g ओनली। तो मैं वो चीज़ लिख लेता हूँ 2u स्क्वायर अपॉन g। चलो मैं पहले स्टेप वाइज करवा देता हूँ पूरा। देखो मैंने 2u स्क्वायर अपॉन g यहाँ पे उसका होल स्क्वायर बाहर निकाल लिया, tan थीटा यहाँ पर भी tan थीटा यहाँ पर भी, तो tan स्क्वायर थीटा हमने बाहर निकाल लिया, यहाँ से कम्प्लीटली बाहर आ चुका तो 1 बचा, प्लस यहाँ पर tan की पावर 4 थीटा थी, tan स्क्वायर बाहर आ गया तो tan स्क्वायर थीटा अभी भी बच रहा है। आपने एक 10th क्लास में आइडेंटिटी पढ़ी होगी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता था sec स्क्वायर थीटा, तो हम इसका यूज करेंगे अभी। बाकी इस पूरे के ऊपर देखो स्क्वायर है, तो मैं इसको रूट से बाहर निकालूंगा तो सिंपली हम लिख सकते हैं 2u का स्क्वायर अपॉन में g इंटू में tan थीटा, और यहाँ पर अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो कि आएगा sec स्क्वायर थीटा, और रूट है, चलो मैं इसको लिख देता हूँ एक बार के लिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इतना पोर्शन किसके बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा के, ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। और जब स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होगा तो फाइनली हमें मिलेगा
2u² अपॉन में जी tan थीटा इंटू में sec थीटा। तो इस हिसाब से जो हमारा सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, 2u² अपॉन में जी tan थीटा इंटू में sec थीटा। क्वेश्चन नंबर 44 है द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी। देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा डेल्टा क्यू इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। मैं इसी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर दूंगा। सी इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी लिख सकते हैं हम, मास आएगा यहाँ पर। अगर मान लो कोई ऐसा सब्सटेंस है, कोई ऐसा प्रोसेस है जिसमें चेंज इन हीट जीरो है, तो यहाँ पर सी कितना हो सकता है, जीरो हो सकता है। मान लो कोई ऐसा प्रोसेस है, कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसका टेम्परेचर ही चेंज ना हो रहा हो, तो ऐसे में सी की वैल्यू कितनी हो सकती है, इन्फिनिटी हो सकती है। और अगर मान लो किसी सिस्टम से हीट हम बाहर निकाल रहे हैं, मतलब ये हो जाएगी नेगेटिव, तो ऐसे में सी की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। तो सी की वैल्यू डिपेंड करती है कि सब्सटेंस कैसा है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, इन्फिनाइट भी हो सकती है, प्रोसेस पे डिपेंड करेगी। तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा मोर देन वन ऑफ दी अबव, मतलब इनमें से एक से ज्यादा भी आंसर पॉसिबल है। तो पॉइंट है इफ बॉडी डज नॉट एब्जॉर्ब हीट, जैसा मैंने आपको बताया था, देन इट्स स्पेसिफिक हीट इज जीरो। If its temperature does not change, it's infinity, and if it is take some heat from, then it's finite, and it is reject heat, then it is in rise in the temperature, it's negative. So in case of negative specific heat, body uses its internal energy for rise in temperature. तो एक्चुअली यहाँ पर आप ये यूज भी कर सकते थे थर्मोडायनेमिक इक्वेशन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस में डेल्टा यू। ठीक, तो बेसिकली हमें बताना था कि क्या सिर्फ पॉजिटिव होती है, नेगेटिव हो सकती है, फाइनाइट होगी, तो इनमें से कोई भी चीज पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 45, अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज पुल्ड अप ऑन ए स्मॉल स्मूथ इंक्लाइंड एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। इफ इट ब्लॉक मूव with the acceleration 2 meter per second square, then the average power delivered 4 seconds after the motion start will be। इस वीडियो से पहले मैंने वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने इसी को सोल्व किया था डिटेल में, तो आप उसको देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में यहाँ पर करूँगा। तो मान लो ये हमारे पास कोई इंक्लाइंड सरफेस है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अब इसका वेट कहाँ होता है, नीचे की तरफ, वेट इक्वल टू कितना होता है, mg। अब इस वेट के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो नीचे की तरफ जो होगा mg sin थीटा, और एक होगा इस तरफ जिससे फिलहाल इस क्वेश्चन में हमें कोई लेना देना नहीं होगा, mg cos थीटा। हम इसको ए एक्सेलरेशन से ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो हमें कुछ फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स इस पर लगाना पड़ेगा। तो लेट हम एक्सटर्नल फोर्स इस पर ऊपर की तरफ लगा रहे हैं एफ। अब एफ तो हम लगा रहे हैं, लेकिन एफ में से mg sin थीटा नीचे की तरफ भी तो लगेगी। तो जो नेट फोर्स होगी, मास इंटू एक्सेलरेशन हम हमेशा नेट फोर्स रखते हैं, तो नेट फोर्स होगी एफ माइनस में mg sin थीटा। ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, हमें बोला कि एवरेज पावर निकालनी है, एवरेज पावर। तो एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन में टाइम। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। सो फोर्स इक्वल टू हो जाएगा एम में प्लस में mg sin थीटा। इन सब की वैल्यू हमें पता है, साइन यहाँ पे थीटा है 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 या फिर 0.5। अब m कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा a प्लस जी साइन थीटा। मास की वैल्यू कितनी है, 2 है, एक्सेलरेशन 2 है, प्लस g की वैल्यू 9.8 लेंगे, अगर दी हुई नहीं होती है 10 नहीं ले सकते, और साइन थीटा की वैल्यू होगी 0.5। तो यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 13.8 न्यूटन। अब पावर निकालने के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट भी तो पता होना चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब कि उसने 4 सेकंड में कितना डिस्प्लेस हुआ होगा। जब भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन में, तो मैंने अभी आपको पहले इक्वेशन बताई थी, ये तीनों तरह की इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो इस क्वेश्चन में भी हम इसी को सोल्व करेंगे, मतलब इसी को यूज कर लेंगे। तो देखो डिस्प्लेसमेंट निकालना, तो हम सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाली। एस मतलब डिस्टेंस निकालना, डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल वेलोसिटी कितनी रही होगी, 0 प्लस 1/2। एक्सेलरेशन कितना है गिवन है क्वेश्चन में, 2। टाइम कितना है, 4 सेकंड के लिए हम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया 16। अब पावर निकाल लेते हैं, पावर इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। फोर्स है 13.8, डिस्प्लेसमेंट है 16, और टाइम कितना लगा, 4 सेकंड का। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे आ जाएगा 55.2 वाट। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी।
अगर आप पावर इक्वल टू एफ डॉट वी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वेलोसिटी को हम फाइंड कर सकते हैं ना, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी से, तो अगर आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तब आंसर आएगा 110.4, मतलब आंसर नहीं आएगा तब वैल्यू आएगी 110.4। पर ध्यान रखें ये एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है, सॉरी ये इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला होता है, जो एवरेज पावर होगा उसका फॉर्मूला ये रहेगा, तो इसलिए इस फॉर्मूले का यूज हमें नहीं करना है इसमें, इंस्टेंटेनियस पावर निकालना, हमसे एवरेज पावर पूछा ना कि इंस्टेंटेनियस पावर। क्वेश्चन नंबर 46, द रेशियो ऑफ एवरेज एनर्जी एंड एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज। देखो इसका आप ऐसे ध्यान रखो, डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में लेते हैं मिनिमम सेपरेशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। हाँ, ये बराबर कब हो सकता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर तब हो सकते हैं जब ये स्ट्रेट लाइन में मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हो रहा हो, मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तब ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, वरना नहीं होंगे। अब हमें हमसे पूछे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, तो अगर मैं टोटल डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दूँ तो मुझे पता लग जाएगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ टाइम टोटल डिस्टेंस अपॉन में टाइम यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो इधर दो आ जाएगा क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम आ जाएगा स्पीड, एवरेज स्पीड, और इधर आ जाएगा वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। हमसे पूछा है एवरेज रेस ऑफ एवरेज वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी ऊपर रहेगा स्पीड नीचे, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, स्पीड को भी नीचे लाना पड़ेगा, तो एवरेज वेलोसिटी अपॉन में स्पीड, कौन सी ये सब एवरेज हम देख रहे हैं एवरेज, तो हम ये कह सकते हैं वेलोसिटी का रेशियो स्पीड से या तो 1 से बड़ा, मतलब 1 से छोटा होगा या फिर 1 के इक्वल होगा। इक्वल कब होगा, जब मोशन इन स्ट्रेट लाइन होगा, तो 1 भी हो सकता है और लेस देन 1 भी तो हो सकता है। तो इन दोनों में से जो बेस्ट आंसर है वो कौन सा होगा, 1 और लेस देन 1, क्योंकि 1 भी हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। मोर देन 1 नहीं हो सकता, लेस देन 1 ही रहेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता, कम होगा या बराबर होगा। नेक्स्ट है इन हेड एंड कोलिजन ऑफ टू बॉडीज ऑफ इक्वल मास, मतलब कि हेड एंड कोलिजन अगर हो रहा है दो ऑब्जेक्ट में तो इक्वल मासेस क्या है, पहली बात हो तो क्या होगा, पहले इसकी सिचुएशन समझा देता हूँ। मान लो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है ए और बी, अभी मान लें अलग अलग मास है, वो कोलाइड करवा रहे हैं, तो जब मास इक्वल होते हैं तब v1 का जो होती है, मतलब कि इस वाले पार्टिकल की जो फाइनल स्पीड होगी वो पहले वाले पार्टिकल के इनिशियल स्पीड के इक्वल हो जाती है, और ऐसी जो इसकी फाइनल स्पीड होगी वो उससे जो दूसरा वाला था मतलब एक, उसकी इनिशियल स्पीड के इक्वल होगी। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटी, जो एक की थी वो दूसरे की हो जाएगी, जो दूसरे की थी वो पहले वाले की हो जाएगी। व्हेन टू ऑब्जेक्ट या टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस सफर वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन देयर वेलोसिटी गेट एक्सचेंज आफ्टर द कोलिजन। अब जब वेलोसिटी एक्सचेंज हो रहा है तो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, मास तो चेंज नहीं होता, वेलोसिटी एक्सचेंज हो गई है तो मोमेंटम भी तो एक्सचेंज हो जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है, मोमेंटम भी इंटरचेंज हो जाता है। और मान लो एक बॉडी फास्ट चल रही है और दूसरी बॉडी स्लो, तो जो बॉडी स्लो चल रही होगी इंटरचेंज होने के बाद वो फास्ट हो जाएगी और दूसरी बॉडी स्लो हो जाएगी। तो ये भी तो पॉसिबल है कि फास्टर बॉडी स्लोज डाउन एंड स्लोअर बॉडी स्पीड्स अप, तो तीनों ही ऑप्शन सही है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा मोर देन 1 ऑफ द अबव, यानी कि ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व फ्रिक्शनल फोर्स। तो इनमें से कौन सा ऐसा एनर्जी का चेंज है जो कि फ्रिक्शनल फोर्स जिसमें रह सकता है। देखो कोई ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है रोड पे मान लीजिए कहीं पर भी, तो कुछ समय बाद क्यों रुक जाता है, क्योंकि उस पर अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगती है। तो इसका मतलब ये होगी फ्रिक्शन फोर्स की वजह से यहाँ पर एनर्जी में, मतलब ये मूवमेंट में थी तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ जाएगा ड्यू टू फ्रिक्शन। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 48 का वो होगा ऑप्शन ए, काइनेटिक एनर्जी टू हीट एनर्जी। अब देखो हीट क्यों, क्योंकि जब फ्रिक्शन कहीं पर होगा तो उसकी वजह से हीट भी तो जनरेट होती है। तो जैसे आप अपने हाथ को रब करो, स्पीड में चेंज आएगा तो आपके हाथों में फ्रिक्शन की वजह से हीट भी जनरेट हो जाएगी। तो जब काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है इसका मतलब कहीं ना कहीं वहां पर फ्रिक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 49 काफी अच्छा क्वेश्चन है। अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम द हाइट एच हिट्स एन इंक्लाइंड प्लेन इन इट्स पाथ एट अ हाइट एच। तो
मान लेते हैं कि कोई इंक्लाइन प्लेन है ऐसे, अब किसी h हाइट से, मतलब ग्राउंड से मेजर कर रहे होंगे, किसी h हाइट से मान लो यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर गिरा रहे हैं। अब जब ये इससे टकराएगा तो आगे बोला हुआ है ड्यू टू इम्पैक्ट द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बिकम हॉरिजॉन्टल, मतलब कि अब टोटली जो वो नीचे की तरफ आ रहा था वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी कि टकराने के बाद वो ऐसे मूव करेगा। जब वो ऐसे मूव कर रहा है तो इसका मतलब ग्रेविटी तो उसको अपनी तरफ खींच रही होगी। सो आफ्टर कोलिजन उसका जो मोशन होगा इट विल बी लाइक अ प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि अब उसकी कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। तो ऐसा तो है नहीं कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव करते रहेगा, उस पर ग्रेविटी भी तो एक्ट कर रही है जिसकी वजह से वो नीचे आएगा। तो पहले मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो रहा है, उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। फॉर अ बॉडी टू टेक मैक्सिमम टाइम टू रीच द ग्राउंड, एच अपॉन एच का वैल्यू हमें बतानी, मैक्सिमम टाइम हो जाए। देखो यहाँ पर पहले हमें टाइम फाइंड करना पड़ेगा, तभी तो हम बता पाएंगे कि वो टाइम मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा। अब जब ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ पर आ रहा है, देखो टोटल जो उसकी हाइट है इनिशियल पॉइंट की वो है कैपिटल एच, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये स्मॉल एच हाइट पर आकर के टकरा है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो है स्मॉल एच। तो अगर मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक का सेपरेशन देखूँ तो वो एच माइनस एच हो जाएगा। तो पहले ये पता कर लेते हैं कि इस एच माइनस एच डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसको टाइम कितना लगा है। तो मैं मान लेता हूँ कि लेट उसको जो टाइम लगा है ये लगा है t1। अब आपने देखो मोशन इन स्ट्रेट लाइन है तो उस पर एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा होगा जो कि कांस्टेंट होगा, तो वही इक्वेशन हम यूज करेंगे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v इक्वल टू u प्लस एटी और v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। क्योंकि हमें टाइम और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन चाहिए तो मैं इसका यूज करूंगा। अब जब भी बात आती है फॉलिंग फ्रीली की, मतलब कि उस पर जो एक्सेलरेशन होगा वो g के इक्वल होगा। अब जब इसको छोड़ा जा रहा है तो इनिशियली इसकी इनिशियल स्पीड 0 रही होगी, तो इसी इक्वेशन का यूज कर लेते हैं सेकंड वाले का। डिस्प्लेसमेंट कितना, h माइनस एच के इक्वल, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन किसके इक्वल g, और टाइम मैंने कितना मान लिया t1 इसका स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं t1 लिखूँ तो वो कितना आ जाएगा, 2 को इधर ले जाओ, 2h माइनस एच अपॉन में g आ जाएगा। अब ये पता कर लेते हैं कि ये जो स्मॉल h है उसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा। तो मैंने मान लिया वो टाइम है t2। अगेन मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि प्रोजेक्टाइल मोशन में चाहे हॉरिजॉन्टल में मोशन हो रहा है या वर्टिकल मोशन हो रहा है, दोनों ही होंगे एक साथ, तो जो टाइम होगा वो दोनों में सेम ही रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पर t2 मैंने टाइम मान लिया है तो h हाइट नीचे आने में उसको जो टाइम लगेगा, अगेन मैं इसी तरह की क्वेश्चन यूज करूंगा। तो अब जब ये आकर के टकरा रहा है तो इसकी वर्टिकल डायरेक्शन वाली वेलोसिटी तो 0 हो गई ना, क्योंकि टोटली वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो गई। तो अगेन इनिशियल स्पीड कितनी हो जाएगी, 0। ध्यान से समझना, ऑब्जेक्ट आया टकरा करके इधर चले गया तो नीचे क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि इसकी वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पर आकर के फिर से 0 हो चुकी थी टकराने के बाद वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। तो h इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0, तो ये पूरा पोर्शन 0, अब हाफ एटी स्क्वायर, तो प्लस में 1/2 एक्सेलरेशन g के बराबर, और टाइम कितना t2 का स्क्वायर। तो फिर से t2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट में 2h अपॉन में g। अब जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया एक तरह से यहाँ पर टोटल टाइम, सो इट विल बी इक्वल टू t1 प्लस t2 के इक्वल होगा, वो दोनों को ऐड कर देंगे। तो टोटल टाइम विल बी इक्वल टू t1 कितना है, वो है रूट 2h माइनस h अपॉन में g, प्लस t2 कितना है, रूट 2h अपॉन में g। अब बोला कि टाइम मैक्सिमम है, टाइम मैक्सिमम होगा, इसका मतलब ये कि टाइम के जब आप फर्स्ट डिफरेंशिएशन करेंगे हाइट के रेस्पेक्ट में तो उसको हम 0 पुट करेंगे, क्योंकि सेकंड डिफरेंशिएशन उसका लेस देन 0 आएगा, तो वही कंडीशन होती है मैक्सिमम की। तो ऐसे में जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 0। मैथमेटिक्स में भी आपने पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन में। तो dt अपॉन डी कितना हम पुट करेंगे, 0। तो इसका मतलब ये कि हमें टाइम का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा स्मॉल h के रेस्पेक्ट में। तो देखो कैपिटल h के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उसकी वजह से कुछ टाइम मिलेगा नहीं हमें, ना कुछ रेशो हम फाइंड कर पाएंगे, तो इसलिए हम स्मॉल h के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। अब पहले मैं आपको बता दूं जनरल रूल डिफरेंशिएशन का। जैसे मान लो आप रूट x का डिफरेंशिएशन कर रहे हो x के रेस्पेक्ट में, वैसे तो x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो n इंटू एक्स माइनस n माइनस 1 होता है, मतलब पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी। अब जैसे रूट x का कर रहे हैं हम, तो इसका मतलब होगा पावर कितनी है इस पर, 1/2। तो डिफरेंशिएशन के बाद पावर तो आगे आ जाएगी 1/2, और x की पावर
1/2 में से -1 करेंगे, n-1 करते हैं ना, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 1/2 x की पावर -1/2, या आप इसको 1/2 √x भी लिख सकते हैं। ये नीचे आएगा ना, पावर 1/2 हो जाएगी नीचे, तो √x भी लिख सकते हैं। अब देखो डिफरेंशिएशन करते हैं, 0 बाद में पुट करेंगे, तो dt/dh इक्वल टू, क्योंकि मुझे h के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो √2/g को तो यहाँ पर ले लेते हैं कॉमन। ठीक है, अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे क्योंकि वो दोनों में आ रहा है, dh यहाँ पर हो जाएगा √h-h का, और यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, रूट, देखो यहाँ पर g तो बाहर आ गया है, 2 भी बाहर आ गया, तो यहाँ पर सिर्फ √h बचेगा। अब मैंने आपको बताया कि इसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो √2/g। अब कर लेते हैं डिफरेंशिएशन। मैंने आपको बताया था जैसे √x है तो उसका डिफरेंशिएशन 1/2 आ जाएगा, ऐसे ही यहाँ पे √h-h है, तो उसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो आएगा 1/2 √h-h। ये तो हो गया पावर का h-h, तो ये हमने रूट का डिफरेंशिएशन करा। अब h-h का जब डिफरेंशिएशन करोगे h के रिस्पेक्ट में, स्मॉल h के रिस्पेक्ट में, तो h तो कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पर बचेगा d/dh ऑफ -h। अब ये आ जाएगा -1, क्योंकि dh/dh 1 होता है, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा इसके साथ, प्लस 1/√x का कितना आ गया था, 1/2 √x, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 √h। अब अगेन देखो आप कॉमन ले सकते हो यहाँ से 2 को, वैसे ये इस तरफ जाएगा तो 0 हो जाएगा, 2 भी कॉमन ले लो वो भी 0 ही हो जाएगा। मैं इसको पूरा पहले लिख देता हूँ, √2/g 1/2 हमने निकाला बाहर। अब ये इधर मल्टीप्लाई करो √h माइनस का, प्लस में ये आएगा √h-h अपॉन में √h-h और मल्टीप्लाई में √h। अब इतने पोर्शन को छोड़ करके बाकी सबको मैं इधर ले जाऊंगा, तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, इसको 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करोगे तो भी 0 आ जाएगा, मतलब हमें मिलेगा 0 इक्वल टू माइनस के √h प्लस के √h-h। इसको तो ले जाओ तो √h प्लस का हो जाएगा और आ जाएगा √h-h। अब आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो h इक्वल टू आएगा कैपिटल H माइनस h, स्मॉल h को इस तरफ लिया तो 2h इक्वल टू कितना आ गया, h के इक्वल। हमें चाहिए था h/h, तो वो कितना आ जाएगा यहाँ से, h/h 1/2, तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, h/h की वैल्यू 1/2 आएगी। तो देखा जाए तो एक नंबर के हिसाब से काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, तो ऐसे में आप वही क्वेश्चन सबसे पहले करें जिसको कम टाइम में आप सोल्व कर सकते हो। किसी भी क्वेश्चन में एग्जाम के ड्यूरेशन में उलझे ना, अगर एक बार में नहीं आ रहा तो उसको उस समय के लिए स्किप कर दें, बाद में जब आपके पास टाइम हो तब उस पर आकर के दोबारा से सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, व्हेन यू स्ट्रेच अ रबर बैंड, अगर आप किसी रबर बैंड को स्ट्रेच कर रहे हो, खींच रहे हो, तो क्या होगा, जो आप अपनी एनर्जी उसको दे रहे हो, मतलब आप मसल्स का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन जब वो एक्सपेंड होगी तो एक्सपेंड होने की वजह से उसमें एक्सटेंशन होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी उसमें, तो यहाँ पर किसी फॉर्म में वो स्टोर हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में, यानी कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो ये था पार्ट 1 जिसमें मैं शुरू के 10 क्वेश्चंस किए हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 51 से 60 डिस्कस करेंगे।